हम लोग सॉल्व कर रहे थे अपना न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज वाला न्यूमेरिकल्स, और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के बीच में जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे उसको हम लोगों ने बना लिया था। यानी कि 12 तक देखा जाए तो हमारा बन चुका था, और केवल बात कर रहे हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर आज हमारा सवाल होगा 13 नंबर, 13 से देखा जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसमें हमारा 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, और आगे होगा तो और आगे हम लोग देखेंगे। और हम लोग बात कर रहे हैं नए वाले एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 12 तक में तो कोई दिक्कत नहीं था कल जो हम लोगों ने पढ़ा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 13 देखिए, आप लोग सभी कोई ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर कोई अपने सामने आप लोग बुक रखिए खोल के, और इससे आप पहले क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, और हो सके तो आप सवालों को भी अपने कॉपी में लिख लिया कीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा ये आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन किस नंबर क्वेश्चन का था। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन नंबर 13 सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए क्या है। इसमें कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, बस रुक जाइए पहले ही यहाँ पे। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम का मतलब हो गया एक बुलेट है, बंदूक का गोली जो छोटा सा होता है, उसका मास है दिया हुआ 10 ग्राम। तो यहाँ पे आप वैल्यू भी लिखते चलिए। तो पहले ही हमको मालूम चल गया कि दिया हुआ है कितना, 10 ग्राम। इसका मतलब है कि 10/1000 kg का बात कर रहा है ये। ठीक है, तो जब भी कोई चीज उसके SI यूनिट में ना रहे उसको उसमें पहले कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर तो एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा बंदूक का गोली है इसका मास 10 ग्राम है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है। हॉरिजॉन्टली जा रहा है मतलब कि ऐसे हमने फायर किया और वो इस तरीके से जा रहा है, और जब वो जा रहा है तो उसका वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड जाने का। और जब वो आगे गया तो एक बहुत बड़े वुडन ब्लॉक से, मतलब कि लकड़ी के एक बहुत सारे बड़े टुकड़े से वो जाके टकरा गया, और फिर वो किस में चला गया, रेस्ट में चला गया। तो रेस्ट में चला गया और उसका पहले वेलोसिटी कुछ और था। इट मीन्स ये जो 150 मीटर पर सेकेंड दिया गया है ये आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, और फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि टकरा के वो रुक जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपका 150 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और भी हो जाएगा आपका 0। कैसे हम लोगों ने पता किया, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जब गोली वुडन ब्लॉक से टकराएगा तो ऑब्वियस बात है वो रेस्ट में आ जाएगा, और यहाँ पे कहा है भी कि वो रेस्ट में आ जा रहा है। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0, और जो यहाँ पे दिया हुआ था 150 वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया। और टाइम कितना दिया गया है, टाइम है आपके पास, टाइम है 0.03 सेकेंड। ठीक है ना, अब आगे क्या पूछा गया है, इसको थोड़ा सा यदि हम डायग्राम के थ्रू बनाना चाहें इसका सॉल्यूशन, तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक बुलेट है। सपोज कीजिए कि ये हमारा बुलेट है, ये इस तरीके से जा रहा है इधर, ये ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, वुड ब्लॉक बोलो या फिर वुडन ब्लॉक बोलो, बात सेम है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, और ये हमारा इसमें गया। ठीक है, अब इसमें और क्या पूछा गया, मतलब कि हमने यहाँ से इसको फायर किया तो वो जाएगा, इससे जाके टकरा जाएगा। ठीक है ना, आगे क्या होता है देखो, आगे कहा गया है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। पेनिट्रेशन का मतलब है कि कितना ज्यादा अंदर इस लकड़ी के हमारा ये धंस जाएगा बुलेट जब जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको और बड़ा बना सकते हैं। चलिए, समझाने के लिए हम थोड़ा सा इसको और ऊंचा कर ले रहे हैं। ये हमारा लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा है। ठीक है ना, तो ये जब हमारा बुलेट यहाँ से आएगा, यहाँ से जब वो आएगा और इसमें वो धंस जाएगा। ठीक है, आप इसको चलो ऐसे बना लो। हालांकि बुलेट ऐसा होता नहीं है, बस समझने के लिए आप समझ लीजिए। जो हमारा गोली होता है वो ऐसा थोड़ी होता है, एरो उसमें लगा रहता है क्या, नहीं, बस एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाने के लिए बता। तो एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा था, यहाँ पे हमने अपने बंदूक से फायर किया तो वो गया, ऐसे गया 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 और लकड़ी के अंदर वो धंस गया। ठीक है, तो आपको बताना है डिस्टेंस कि वो कितना अंदर तक धंस गया। ठीक है,
तो हमको यहाँ पे बेसिकली पूछा यह जा रहा है कि बताइए ये एस कितना होगा, स्मॉल एस हमसे पूछा जा रहा है, कितना दूर धस गया, डिस्टेंस पूछा गया। डिस्टेंस का मतलब स्मॉल एस पूछ रहा है हमसे। और क्या पूछा गया है, और पूछा गया है ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। यहाँ पे अब आपसे फोर्स भी पूछा है, तो यहाँ पे आपको फोर्स भी पता करना पड़ेगा, यानी कि दो चीज हमको पता करना है, ठीक है ना। चलिए पता करते हैं। एक तो हमको स्मॉल एस का वैल्यू चाहिए, यानी कि डिस्टेंस चाहिए कि कितना अंदर ये धस गया, और हमको फोर्स चाहिए। अच्छा यहाँ पे ना फोर्स, कौन सा फोर्स मालूम है, ये वुडन ब्लॉक इस बुलेट पे कितना फोर्स लगा रहा है, उतना ही लगा रहा होगा जितना बुलेट वुडन ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ तो यही कहता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए कि आपके पास चार चीज है, 1 2 3 4, आपको निकालना है ये और ये, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस चाहिए और आपको फोर्स चाहिए। तो बताइए आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहेंगे। और चूंकि ये एस आ गया तो अब आपके सामने आना चाहिए मोशन चैप्टर का तीनों। मोशन चैप्टर का हमारा तीनों क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। चलिए अब आपको दिख रहा है कि s हमारा सेकंड और थर्ड में है, तो इसको देख के बताइए कि हमारा इसमें कौन सा लग सकता है। सबसे पहले हमको ये निकालना है, ठीक है, u हमारे पास है, बिल्कुल सही है, टाइम भी हमारे पास है, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, निकालना है हमको। तो एक्सेलरेशन, इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इट मीन्स ये वाला हमारा नहीं लगेगा। फिर लगेगा कौन सा, थर्ड वाला, क्योंकि हमारे पास v भी है, u भी है। और एक मिनट, सबसे पहले तो आपको इसमें एक्सेलरेशन ही निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है, और उसको निकालने के लिए जो चीज चाहिए वो हमारे पास है। तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालिए, सॉरी, क्योंकि इसमें आप ये वाला या फिर ये वाला लगाएंगे तो एक्सेलरेशन तो आना ही है, तो पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। चलिए देखा जाए, तो एक्सेलरेशन होता है हमारा v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है आपके पास, 0, माइनस u कितना है 150, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम है आपके पास 0.03। आगे बढ़िए, इसका कोई मतलब है नहीं, तो माइनस 150 बाई, पॉइंट को आप हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 3, और ऊपर में चल जाएगा आपका 100, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, माइनस 150 और ये 00, हाँ 3 से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 3 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 5, और 1 2 3, यानी कि माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया है, तो अब आपके पास चॉइस है कि आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले को लगा लो, या फिर आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले को लगा लो। और मेरे हिसाब से आपके लिए बढ़िया रहेगा थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाले में वैल्यू कम पुट करना पड़ता है और ये आराम से आपका बन भी जाएगा। तो थर्ड वाला हम लोग लगा लेते हैं। चलिए आप यहाँ पे आ जाइए थर्ड वाले के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और v स्क्वायर का मतलब है 0 का स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर का मतलब है 150 का स्क्वायर, है ना, बराबर 2 इंटू ए अभी तुरंत आपने निकाला यहाँ पे, माइनस 5000 इंटू एस। आगे बढ़िए, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, तो ये हमारा माइनस 15 का होता है 200, तो पहले आप 15 का स्क्वायर करो, 225 आता है, और 00 दे दो क्योंकि स्क्वायर था। आगे बढ़िए, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 10,000 एस, ये एस है याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़े तो हमारे पास है माइनस 22500 डिवाइडेड बाई माइनस 10,000, इधर बच गया हमारे पास केवल एस, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 है,
तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे तो 2.25 और ये हमारा डिस्टेंस है, इट मीन्स मीटर में, इक्वल्स टू एस। तो ये आपका पहला चीज निकल गया, ये आपसे पहला चीज पूछा गया था, पहला आपका निकल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये हो गया कि जो फायर जो किया गया है ना, वो बुलेट हमारा इस लकड़ी के अंदर 2.25 मीटर अंदर तक धंस जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और लकड़ी में इतना अंदर धंस जाना, इसका मतलब बहुत तगड़ा फायर किया गया होगा। 2.25 मीटर का मतलब समझते हैं आप? जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे सोल्यूशन 13 है ना, यहाँ से लेकर 2.25 मीटर लगभग यहाँ तक आ सकते हैं आप, यहाँ तक आ जाइए आप। सोचो इतना अंदर तक चला गया है, और लकड़ी बहुत ठोस होता है, उसके अंदर इतना अंदर तक आपका यदि गोली चला जा रहा है, इसका मतलब बहुत तगड़ा बंदूक होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ये चीज निकल गया। अब फोर्स है, फोर्स यहाँ पे ना क्या कहा गया आपको कंफ्यूज करने के लिए, कहा गया है कि ये लकड़ी इस बुलेट पे कितना फोर्स लगाएगा, कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों? क्योंकि थर्ड लॉ आपको मालूम है, क्या कहता है, जितना बुलेट इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही लकड़ी भी बुलेट पे फोर्स लगाएगा। इट मीन सिंपली आप इसका फोर्स निकाल लो, बुलेट का निकाल लो कि कितने रफ्तार यानी कि कितने फोर्स के साथ वो अंदर घुसा, आप ये निकाल लो, बस बात खत्म। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको कहा गया है कि लकड़ी इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। निकालते हैं अब हमारा फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma। तो मास भी आपके पास है, एक्सेलरेशन भी आपने निकाल रखा है, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाइए, हैंड्स F इज इक्वल्स टू ma, नाउ कर लीजिएगा, नाउ F इज इक्वल्स टू ma। तो F इज इक्वल्स टू मास कितना है आपके पास, 10/1000 इंटू एक्सेलरेशन आपने निकाला है, हाँ, -5000। अब तो यहाँ पे आपको साफ दिखना शुरू हो गया होगा, 102030 102030 -5 इंटू 10 -50 न्यूटन। अब आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर फोर्स माइनस में क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें फोर्स हमको निकालना किसका था, लकड़ी का निकालना था, कि लकड़ी फोर्स इस बुलेट पे कितना लगा रहा है। देखिए यदि इसमें यह पूछा जाता कि बुलेट कितने फोर्स के साथ इस लकड़ी में घुस गया, तो पॉजिटिव में आता। क्यों? क्योंकि वो इधर से इधर की ओर जा रहा है। लेकिन इसमें सवाल में आपसे पूछा क्या गया है कि लकड़ी बुलेट पे कितना फोर्स लगा रहा है, और जब लकड़ी बुलेट पे फोर्स लगाएगा तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसलिए आपका ये चीज ये नेगेटिव में आ गया आपका, तो ये आपका फोर्स हो गया और ये आपका डिस्टेंस हो गया, बस बात खत्म। तो यही सवाल नंबर 13 में यही चीज आपसे पूछा गया था। 13 के बाद अब आ जाइए आप 14 नंबर में। 14 नंबर में क्या कहा गया है देखा जाए। 14 नंबर के लिए हमको ये मिटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए जगह चाहिए हमको थोड़ा ज़्यादा। इसको आप लोग पहले कॉपी कीजिए, क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं। मिटा दें, चल। और 14 नंबर सवाल जो है आपका, वो है थोड़ा मोमेंटम से जुड़ा हुआ। मोमेंटम भी है उसमें और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों उसमें लागू होगा, तो उसको भी देख लेते हैं क्या है। सॉल्यूशन नंबर 14, देखिए सॉल्यूशन नंबर 14 में क्या कहा गया है, पहले आपको समझना पड़ेगा। इसमें कहा गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ एन स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. मतलब क्या हुआ इसका समझिए थोड़ा सा ध्यान से। इसमें दो केस आपको बनाना है। सबसे पहले दो केस इसमें बनेगा आपका। चलिए तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर लो, केस 1 और केस 2। इधर आप लिखो केस 1 और इधर आप लिखेंगे केस 2। मोमेंटम वाला यानी कि कंजर्वेशन और मोमेंटम वाला सवाल जब भी आ जाए ना, तो आप इसको ऐसे ही कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है वो 1 kg है, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा है, ठीक है ना।
आप इसको ऐसे समझिए, केस 1 और केस 2। और इसमें हम लोग क्या लिखते थे, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे ना कोलिजन के बदले वर्ड इस्तेमाल किया गया है आपके बुक में इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। हाँ सही है, बिफोर द इम्पैक्ट एंड आफ्टर द इम्पैक्ट, आप इम्पैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिफोर इम्पैक्ट और दूसरा आप लिखेंगे आफ्टर इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं पहले थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, चलिए ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल के तौर पे ऑब्जेक्ट का आप क्या मानना चाहेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के तौर पे एक बहुत बड़ा बॉल मान लेते हैं, ये हमारा बॉल है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कहा गया है तो बॉल मान सकते हैं। और यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, ये वुड है, लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल रेस्ट में है अभी फिलहाल, ये अभी बिल्कुल रेस्ट में है क्योंकि इसमें कहा गया स्टेशनरी है, तो ये बिल्कुल अभी रेस्ट में है। लेकिन ये मोशन में है, ये मूव कर रहा है, ये मूव करते हुए इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। थोड़ा सा हमारे पास एक सीधा सा रास्ता है, आप ऐसा समझ लो, उस पे एक बॉल है जो कि रोल करते हुए इधर की ओर आगे बढ़ रहा है, और आगे में एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो मास दिया हुआ है, इसके मास को हम लोग चलो m1 मान लेते हैं, ठीक है, वो दिया हुआ है 1 kg, और इसके मास को हम लोग मान लेते हैं m2, वो दिया गया है 5 kg, ठीक है। और ये किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये मूव कर रहा है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं u1, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकंड। u1 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अभी टकराने के पहले का, और बाद में जब टकरा जाता है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, v1 और v2 मान लेते हैं, है ना। तो ये हमारा u1 हो गया, तो ये हमारा क्या होगा u2। तो बताइए u2 हमारा कितना होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये रेस्ट में है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास m1, m2, u1 और u2 का वैल्यू निकल गया। तो क्या बिफोर इम्पैक्ट का मोमेंटम आप निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, यही तो कहा गया था ना, और कुछ कहा गया इसमें। An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg। बस यही चीज कहा गया था, और इसमें कुछ आगे नहीं है, आगे जो भी है उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम के बदले आप यहाँ पे कर सकते हो इनिशियल मोमेंटम। क्या, इनिशियल, और इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, m1 u1 प्लस m2 u2। वैल्यू जरा इसका पता कीजिए, m1 का मतलब 1 इंटू u1 का मतलब 10 प्लस m2 का मतलब 5, u2 का मतलब 0। तो 1 इंटू 10 10 प्लस 5 इंटू 0 0, यानी कि 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा इनिशियल मोमेंटम आया, यानी कि टकराने से पहले का मोमेंटम हमारा इतना आ गया। अब टकराने का बाद का मोमेंटम पता करते हैं कितना आएगा। देखिए टकराने के बाद का मोमेंटम जो है ना, पता करने के लिए पहले आप समझिए इसमें है क्या। ये जो हमारा बॉल था, ये जो हमारा बॉल था, और यहाँ पे हमारा जो एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा था, ये क्या हुआ, ये आगे बढ़ते बढ़ते गया और इस लकड़ी से जाके टकरा गया, ठीक है। और जब टकराया ना, तो टकरा के दोनों अलग नहीं हटा, बल्कि दोनों एक दूसरे से चिपका हुआ ही रहा। इसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, स्टिक। टकराने के बाद अक्सर क्या होता है, दोनों दूर भाग जाता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया, इसमें कहा गया कि टकराने के बाद दोनों जो है ना वो चिपका हुआ ही रह गया, ठीक है, चिपका हुआ रह गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा m1 तो वही रहेगा, कितना था 1 kg, इसका मतलब मास तो नहीं बदलेगा ना। और m1 इसका हमारा कितना हो गया
1 kg और m2 कितना हो जाएगा 5 kg। इसमें तो कोई बदलाव आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मास कभी भी हमारा नहीं बदलता है। ये m1 और ये हमारा m2। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा यदि हम लोग बात करें, अब यहाँ पे ना आप थोड़ा सा गहराई से समझिए हम जो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, समझिएगा इस चीज को ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा बॉल इससे टकराया और टकरा के अलग नहीं हुआ बल्कि दोनों आपस में चिपका हुआ ही रह गया, मतलब कि सपोज कीजिए कि मेरे आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम ऐसे दौड़ते दौड़ते गए और उसमें हम टकरा गए। टकराने के बाद हम अलग नहीं हटे बल्कि उसमें हम चिपके हुए ही रह गए। तो जब चिपके हुए रह गए तो जो हम मूव कर रहे होंगे, यानी कि हम मूव कर रहे होंगे तो मेरे साथ जो ऑब्जेक्ट चिपका हुआ वो भी मूव कर रहा होगा, और जब मूव कर रहा होगा तो मेरा वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दोनों अलग अलग होगा या सेम होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों चिपका हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारा लकड़ी रखा हुआ है और ये हमारा बॉल है, ये आगे बढ़ते गया 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 और इससे टकरा गया, और टकराने के बाद दोनों अलग भी नहीं हुआ, दोनों चिपका हुआ ही रह गया। तो जो चिपका हुआ रह गया और मान लीजिए दोनों यदि वो आगे बढ़ भी रहा होगा तो दोनों चिपका हुआ है, इसका मतलब दोनों का वेलोसिटी भी क्या होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों चिपका हुआ है, और दोनों चिपका हुआ है इसका मतलब कि जो एक का वेलोसिटी होगा वो दूसरे का भी वेलोसिटी होगा। तो दोनों का जब वेलोसिटी सेम है तो इसको हम लोग सिंपली भी मान लेते हैं, सिंपली भी मान लेते हैं। क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है। दोनों का वेलोसिटी सेम है इसलिए हमने यहाँ पे v1 v2 नहीं किया, दोनों का हमने भी मान लिया, ये आपको नहीं मालूम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल मोमेंटम निकालिए अब आप। फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, जरा देखिए तो, m1 v1 प्लस m2 v2। लेकिन यहाँ पे आपने v1 v2 तो नहीं माना, केवल v माना है, तो क्या लिखेंगे आप फॉर्मूला? m1 v प्लस m2 v। देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बदल नहीं गया बल्कि हमने उसी को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल लिया, क्योंकि हमारा v1 v2 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अलग अलग हुआ करता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों सेम है इसलिए हमने भी यहाँ पे दोनों में बराबर रखा। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे आइए जरा। m का मतलब 1 इंटू भी, मतलब वो दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो भी प्लस m2 का मतलब 5 इंटू भी, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 भी प्लस 5 भी, दोनों में कॉमन क्या है? भी को बाहर निकालिए, क्या बचा? 1 प्लस 5, यानी कि आप इसको प्लस करेंगे तो 6 इंटू भी, तो 6 भी आया हमारे पास यहाँ पे। ये तो हमारा 6 भी आया। यहाँ पे जरा देखो तो इनिशियल मोमेंटम हमारा एकदम एग्जैक्ट आया था कुछ 10 kg मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे ना एग्जैक्ट नहीं आया। एग्जैक्ट ये हमारा है क्या? नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं है, ये केवल 6 भी है। तो अब यहाँ पे बताइए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने आपने क्या पढ़ा था कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। अब दोनों को यदि हम बराबर कर देंगे तो भी का वैल्यू मेरा आ जाएगा, और जब भी का वैल्यू आ जाएगा तो कंजर्वेशन फाइनल मोमेंटम भी आ जाएगा हमारा। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे, इसके बाद अब यहाँ पे आगे आ जाइए ऊपर में, यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लिखिएगा, यहाँ पे आ जाइए। नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, MOM केवल लिख दे रहे हैं, समझ आइएगा। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपने पढ़ा था कि इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब जब दोनों बराबर है तो इनिशियल मोमेंटम कितना था आपका? 10 था, और फाइनल कितना है? 6 भी है, तो 10/6 इक्वल्स टू भी, ये आपका जगह काटेंगे तो आप 5/3, यानी कि 5/3 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू भी। आपका वेलोसिटी ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी आपने किसको माना था? इन दोनों के वेलोसिटी को। इसका मतलब हो गया जब ये दोनों आपस में टकराया तो 5/3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये आगे दोनों चिपका हुआ है, लेकिन दोनों जो है आगे बढ़ रहा है। किस वेलोसिटी से? इस वेलोसिटी से।
अब देखो यहाँ पे ध्यान से, वेलोसिटी आपने निकाल तो दिया, अब इस वेलोसिटी को यदि हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका अब क्या निकल जाएगा, फाइनल मोमेंटम भी निकल जाएगा। तो अब हमारा एग्जैक्ट फाइनल मोमेंटम निकलेगा जो होगा। चलिए निकालते हैं। तो फाइनल मोमेंटम यहाँ पे आप लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे। चलो एक काम क्या करना, आप पहले सबसे पहले आप इसको लिखोगे कैसे ये समझ लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप ये चीज लिखिएगा, ये पहले नंबर में आपका आएगा, ठीक है, ये ए नंबर में ये पूरा यहां से लेकर ये पूरा, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे ये बी नंबर में ये, और सी नंबर में आप लिखेंगे ये चीज, ठीक है। सी नंबर के बाद अब यहाँ पे आइए डी नंबर, आप डी नंबर में अब आप यहाँ पे लिखेंगे, हाँ डी नंबर में अब आप लिखेंगे नाउ फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू 6v था, 6 इंटू v का मतलब 5/3, इसको आप काटोगे 5 2 जा 10, सॉरी मोमेंटम निकाल रहे हैं ना आप, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो लॉ है वो क्या वो यहाँ पे बराबर साबित यानी कि सही साबित होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा टकराने से पहले भी आया 10 केजी मीटर पर सेकेंड, और टकराने के बाद यानी कि फाइनल मोमेंटम भी हमारा उतना ही आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या कहा गया था सवाल में? और कहा गया था इसमें कि कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड आफ्टर द इम्पैक्ट, दोनों हमने निकाल दिया। बिफोर इम्पैक्ट का मतलब है टकराने से पहले का भी हमने निकाल दिया और टकराने के बाद का भी हमने निकाल दिया। और जिस तरीके से हमने ABCD करके सीक्वेंस में लिखा है उसी तरीके से आप इसको भी लिखिएगा, ठीक है। अगला क्या कहा गया था? अगला कहा गया था कि ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। कंबाइंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, अच्छा कंबाइंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो हमने निकाल ही दिया, वो भी निकल गया हमारा। तो इस तरीके से तो हमारा ये भी हो गया। हाँ, कंबाइंड का मतलब हो गया जब ये दोनों आपस में टकराया, जब दोनों आपस में चिपका हुआ था तो दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी क्या था, तो हमारा ये था। तो यहाँ पे अब आप लिखिएगा हैंड्स ऑल्सो कर दीजिएगा, ऑल्सो ऑल्सो कंबाइंड, चलो कोई बात नहीं ऐसे रेड मार्कर से लिख लीजिए, ऑल्सो कंबाइंड combined velocity of the objects equals to 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमारा दोनों चीज निकल गया जो आपसे पूछा गया था, हो गया बस। इस सवाल में कोई दिक्कत? अब तो इस सवाल में हमने क्या किया है पहले वो आप समझ लीजिए। जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जो काम करते थे, केस 1 लिखते थे, केस 2 लिखते थे, मतलब कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन लिखते थे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इम्पैक्ट वर्ड इस्तेमाल किया गया था, तो हमने बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट कर दिया। तो इसमें हमारा जो वैल्यू था हमने वो लिखा, इसमें जो हमारा वैल्यू था वो हमने ये लिखा। यहाँ पे हमने दोनों में भी इसलिए लिया है क्योंकि दोनों आपस में टकरा गया और टकराने के बाद दोनों आपस में चिपका हुआ है, चिपका हुआ है तो जो इसका वेलोसिटी होगा वही इसका वेलोसिटी होगा, इसलिए हमने v मान लिया। और इसका हमने यहाँ पे सॉल्व किया और पहले वाले का हमने यहाँ पे सॉल्व किया। और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको मालूम है दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इक्वल करके हमने v का वेलोसिटी निकाल दिया। और जब हमने ये वेलोसिटी निकाला तो यही हमारा वेलोसिटी किसका हो गया, इन दोनों के कंबाइंड का हो गया, तो वही हमने उधर लिख दिया है। और आपने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, सॉरी पहला में आपने एग्जैक्ट निकाल तो दिया था, लेकिन क्या इसमें आपने निकाला था? नहीं। तो इसका हमने v का वैल्यू पुट करके यहाँ पे हमने ये भी निकाल दिया। तो इस तरीके से दोनों हमारा कंप्लीट हुआ। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से। सवाल नंबर 14 के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 15 की ओर। 15 देख लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो उसमें लिख लीजिए पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को, तब तक आप लोग लिख के रखिए। चलिए सॉल्यूशन नंबर आपका है 15। 15 में क्या कहा गया है पहले आप इसको समझ लीजिए।
इसमें कहा गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। चलिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। देखिए यहाँ पे दो वेलोसिटी दिया, पहला 5 मीटर और दूसरा 8 मीटर पर सेकेंड। तो पहला जो दिया वो हमारा इनिशियल हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा जो दिया वो हमारा फाइनल हो जाएगा दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया है? टाइम है 6 सेकेंड। 6 सेकेंड, इतना चीज आपको गिवन दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। और आगे कुछ और पूछा गया होगा, बाद में देखेंगे। पहले इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना, इनिशियल मोमेंटम और कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए, केवल यहाँ पे मोमेंटम का बात हुआ है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे आइए। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें इनिशियल मोमेंटम का, इनिशियल मोमेंटम का, देखिए इनिशियल मोमेंटम का जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये नहीं समझना है कि सर ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बात कर रहा है क्या, नहीं, ये सिंपली मोमेंटम के बारे में आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप केस 1, केस 2, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे टकराने का कहीं पे बात ये सब नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो सिंपली आप मोमेंटम का फॉर्मूला लगाइए और इनिशियल मोमेंटम निकालिए। इनिशियल मोमेंटम का मतलब हो गया उसमें हमारा यू वैल्यू आप लेंगे और फाइनल मोमेंटम में आप भी का वैल्यू लेंगे। ठीक है ना, तो इनिशियल मोमेंटम का वैल्यू हमारा क्या होगा, चलिए आप इसको मान लीजिए P इक्वल्स टू, इनिशियल का बात हुआ है तो एम भी होगा या एम यू होगा, एम यू हो जाएगा। हालांकि मोमेंटम का फॉर्मूला आपको मालूम है P इक्वल्स टू एम भी होता है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम तो बात किया ही गया, लेकिन कैसा वाला मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी आप लो, तो आप यहाँ पे v के जगह पे u ले लीजिएगा। ठीक है ना, हालांकि है ये भी वेलोसिटी ही ना, हाँ, हालांकि ये बात जरूर है कि इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन है तो वेलोसिटी ही, इसलिए आप यहाँ पे u ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा मोमेंटम आ जाएगा m कितना है 100 इंटू u कितना है 5, तो मोमेंटम कितना आएगा आपका 500 kg मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंड्स इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू 500 kg मीटर पर सेकेंड, ये आपका इनिशियल मोमेंटम हुआ। अब आप इसके फाइनल मोमेंटम के बारे में बात कर लीजिए। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम फॉर्मूला क्या होगा इसका, अच्छा चलो आप एक काम कर लो, इसको P1 कर लो, P1 क्यों, क्योंकि इनिशियल है और दोबारा हमको फाइनल निकालना पड़ेगा, तो इसका P2 कर लीजिए आप, क्या दिक्कत है, ये आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना, अब इसके लिए आप क्या लिखोगे, फाइनल के लिए एम भी लिखोगे, क्योंकि इसमें फाइनल का बात हो रहा है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी का बात हो रहा है इसमें, तो इसमें आप ये लिख लीजिए। तो मास क्या कभी बदलता है नहीं, तो मास तो सेम रहेगा 100 इंटू वी कितना था आपका 8, तो P2 का वैल्यू कितना आएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ये हो गया, फाइनल मोमेंटम आपका ये हो गया। और क्या पूछा गया इसमें, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये आपसे फोर्स पूछा है ना, फोर्स पूछा है, तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है ma, फोर्स पूछा तो F इज इक्वल्स टू ma होता है। मास आपके पास है, क्या एक्सेलरेशन है आपके पास नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो चीज चाहिए वो हमारे पास है, v u और t तीनों चीज हमारे पास, तो निकल जाएगा एक्सेलरेशन। तो आप फोर्स निकालने से पहले निकाल लो क्या एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी। तो v है आपके पास 8 माइनस u है 5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 6, तो इसको आप करोगे तो 3/6 आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप फोर्स निकाल लीजिए, अब आपके लिए आसान हो जाएगा, हैंड्स F इज इक्वल्स टू ma, तो F मास तो आपको मालूम है इतना है,
एक्सेलरेशन है 1/2। तो अच्छा इसको काट दो यहाँ पे डायरेक्ट, कितने बार में, तो F इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। ये आपका निकल गया, कोई दिक्कत हाँ या ना। तो ये आपका फोर्स 50 न्यूटन आ गया, फाइनल मोमेंटम आपका 800 आ गया, और इनिशियल मोमेंटम आपका 500 आ गया। बस बन गया, यही सवाल, इस सवाल में यही चीज करना था और इसमें कोई खास बात नहीं था। आगे बढ़े हम लोग। चलो सवाल नंबर हमारा 15 हुआ। सवाल नंबर 16 देखिए। सवाल नंबर 16 जो है ना, ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं क्योंकि ये थ्योरी वाला पार्ट है। इतना लंबा तगड़ा स्टेटमेंट लिखा गया है, इतना लंबा तगड़ा 16 नंबर में। आप इसको कोशिश कीजिएगा एक बार, ठीक है। और इसमें आपको पता चलेगा कि वही चीज कहा गया है जो हमने आपको क्लास के दौरान पढ़ाते हुए कहा है, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप लोग क्लास में आके पूछिएगा और आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 16 हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, कुछ आप लोगों को भी मेहनत करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 देखिए, इसमें न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल हमारा। 17 में क्या कहा गया है, कहा गया हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्ब बेल। डम्ब बेल का मतलब समझते हैं, डम्ब बेल का मतलब, डम्ब बेल का मतलब वो जो आप जिम में उठाते हो ना, ऐसे ऐसे करते हो, डम्बल। डम्ब उसका पूरा नाम होता है डम्ब बेल। हम लोग सिंपली क्या कह देते हैं, डम्बल, वो गलत है। केवल डम्बल मत कहिए, उसका पूरा नाम है डम्बल बेल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बल बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। चलिए पहले तो आप यहाँ पे ना कुछ बातें कही गई हैं उसके बारे में आप लिखो पहले। सॉल्यूशन, सॉरी 16 नहीं है, 17 है। 16 तो हम आपके ऊपर छोड़े हैं। डम्बल बेल का मास कितना है पहले बताइए, 10 kg है। इसका मतलब ना आप इसको ऐसे समझिए, डम्बल बेल मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही होता है, देखिए जरा, ऐसा ही होता है ना। हाँ ऐसा ही होता है डम्बल बेल। और आप चाहें तो इसको ऐसे कर, यानी कि वो जो जिम में उठाने वाला होता है ना, ऐसे ऐसे वाला, तो वो हमारा कुछ ऐसा ही होता है। तो इसका मास दिया हुआ है 10 kg, और ये फ्लोर से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर अभी फिलहाल रखा हुआ है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे है और ये आपका क्या, यहाँ पे ये फ्लोर है, यहाँ पे आपका ये फ्लोर है, और ये यहाँ तक जो ऊंचाई पे रखा गया है, ये पूरा ऊंचाई है कितना, 80 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 80 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब क्या, डिस्टेंस फ्लोर से इसका। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं, ऊंचाई मतलब हाइट, और हाइट का मतलब डिस्टेंस, यानी कि स्मॉल एस भी आप कह सकते हैं। तो वो कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। लेकिन डिस्टेंस हमारा होता है किस में, मीटर में। इसको पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो 80/100 मीटर। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है आपसे कि देखो हमारा, अच्छा एक और कुछ इसमें है गिवन, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी यहाँ पे कहा है कि आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ना जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिया गया मालूम है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चीज अभी आपको नहीं पढ़ना है चैप्टर में, अगला वाला जो हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन में, आपको वहां पे पढ़ना है। तो वो चीज अभी आप फिलहाल अपने माइंड से निकाल के रखिए। बस आप यहाँ पे ये समझिए कि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहले से आपको दे दिया, ठीक है। डंबल बेल का आपको मास 10 kg दे दिया। आगे बढ़ते हैं, और फ्लोर से ये 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे रखा हुआ है, ठीक है। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि हमारा नीचे फ्लोर है और मेरे हाथ में एक डंबल बेल है, ठीक है। कितना हाइट है, 80 सेंटीमीटर। इसको हम छोड़ेंगे तो उस धरती को, यानी कि ग्राउंड को, या डंबल बेल कितना मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर देगा। तो सिंपली यहाँ पे ना आपको कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप सिंपली ये समझिए कि आपसे कहा जा रहा है मोमेंटम निकालो, ठीक है ना। वही बात कहा गया कि हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए तो सिंपली आपको मोमेंटम निकालना है, और मोमेंटम निकालने के लिए आपको चाहिए क्या क्या। अब यहाँ पे ना कुछ बातें हम आपको बता देते हैं, और कुछ वैल्यू तो इसमें नहीं दिया गया है, चले कुछ नहीं है।
देखिए ध्यान से, यदि हम डंबल बेल को यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं और इसको हम छोड़ेंगे, तो बताइए छोड़ने से पहले ये किस पोजीशन में है? रेस्ट में है। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है? 0 है। और जब छोड़ देंगे बाद में फाइनल कुछ हो जाएगा, उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इनिशियल का हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपको निकालना है मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv। ठीक है, मास तो आपके पास है, लेकिन क्या v है आपके पास? नहीं है। लेकिन v निकालने के लिए जो चीज हमको चाहिए वो है, तो किसी निकलेगा? वो हमारा एक्सेलरेशन से निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v - u/t। एक्सेलरेशन तो दिया हुआ है 10, v वही तो निकालना है हमको, माइनस u कितना? 0। टाइम कितना? टाइम अच्छा एक मिनट, टाइम नहीं दिया हुआ है। 2as वाला, हाँ उससे निकल जाएगा। एक मिनट, टाइम नहीं दिया हुआ है तो टाइम वाला छोड़ दो। टाइम नहीं दिया हुआ है तो आप कोई और तरीका निकालो जिसमें हमारा एक्सेलरेशन का भी इस्तेमाल आ जाए, है ना। तो इसके लिए यदि हम लोग सोचे अपना 3 इक्वेशन, तो उसमें हमारा पहला है v = u + at। टाइम उसमें भी चाहिए, छोड़ दो उसको। उसके बाद फिर हमको सेकंड में भी टाइम चाहिए, उसको भी छोड़ दो। थर्ड वाला v² - u² = 2as, वो वाला लग जाएगा। v² - u² = 2as। अब आगे बढ़िए, v² ये तो हमको चाहिए, माइनस u² का मतलब 0 का स्क्वायर, 2 × a × s, यानी कि हाइट कितना है? 80/100। हाँ, a का वैल्यू निकलेगा। अब आगे बढ़िए, v², इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको आप काट सकते हो। 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा, और इससे हमारा किसका? अच्छा सॉरी, a का वैल्यू तो दिया ही हुआ है 10। हाँ अब सही है, हमने देखा नहीं था। अब ये 0 से हमारा 0 भी कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा? केवल 16 बचा, तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो v = 4 मीटर/सेकेंड। तो v का वैल्यू अब हमारे पास आ चुका है। अब आराम से हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो हैंस P = mv होता है। तो मास आपका कितना था? 10 × v का वैल्यू 4, कितना? 40 kg/s। ये आपका मोमेंटम हो गया, यही आपको निकालना था, बस हो गया। चलिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने नहीं डाला था, हमको ध्यान में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे हमने डाल दिया, तो आप निकल गया आपका, बस हो गया, बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्लोर से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे हमने एक डंबल बेल को होल्ड करके रखा है। डंबल बेल का मास है 10 kg, ठीक है। एक्सेलरेशन जब हम उसको छोड़ेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा 10 मीटर/सेकेंड का। और जब हमने यहाँ पे होल्ड करके रखा है तो अभी रेस्ट में है, और जब हमने छोड़ा तो उसमें मोमेंटम कितने का प्रोड्यूस हो गया? 40 kg/s का प्रोड्यूस हो गया। और जब ये हमारा जाके नीचे टकराएगा तो अपना मोमेंटम किसको प्रोवाइड कर देगा? किसको ट्रांसफर कर देगा? ग्राउंड को, यानी कि फ्लोर को ट्रांसफर कर देगा। तो जितना होगा उतना ही ट्रांसफर करेगा ना, तो इतना ही इसके पास है, जितना ही ट्रांसफर करेगा, इसलिए आपका यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और इस तरीके से हमारा इस चैप्टर का कंप्लीटली न्यूमेरिकल जितना भी हो सकता था हमने आपको बताया, और टोटल लगभग हमने आपको बताया है, ठीक है ना। नए वाले बुक के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, पुराने वाले में तो 1-2 क्वेश्चन हमारा एक्स्ट्रा भी था, तो उसको हम यहाँ पे लेके नहीं चल रहे हैं। जो नया वाला आपका एनसीईआरटी बुक है, नया वाला बिल्कुल ये जो है आपका, इसके अकॉर्डिंग हमने बात किया, और इसके अकॉर्डिंग हमने सारा का सारा न्यूमेरिकल्स आपको बताया, अंदर के भी और एक्सरसाइज के भी जितने सारे थे। बस यहाँ पे आपके लिए हम होमवर्क ये छोड़ रहे हैं कि जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड वाले, उसको आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है ना। खुद से ट्राई करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप ट्राई करेंगे तो फंसेंगे तो आप एक बार बुक पढ़ेंगे, बुक में समझ में नहीं आएगा तो आप जो हम नोट्स दिए हैं, जो हमने आपको बोर्ड पे लिखाया है, आप वो समझेंगे, है ना। वहां से भी नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार कॉपी को पलट के देखेंगे, उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो आप एक बार क्लास में आके पूछेगा, और ऑनलाइन पर बच्चे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बात खत्म। तो एक बार आप उसको अपने से ट्राई कीजिए, उसके बाद नहीं होगा तो फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या ये चैप्टर हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीटली खत्म समझा जाए, पूरा का पूरा। तो थ्योरी, प्रैक्टिकल, उसके बाद न्यूमेरिकल, जितना कुछ भी था सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे
चैप्टर होगा हमारा ग्रेविटेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि अगले वाले क्लास से हमारा ग्रेविटेशन चलेगा। तो अगले थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।